गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजू होम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका सीए प्रदीप मक्कड़ एक बार फिर स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन एजू होम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा जो पूरे का पूरा कवरेज रहेगा इस टॉपिक में वो रहेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड टैली। ये बेसिकली हम ये बात करेंगे इसमें कि जो अकाउंटिंग में जो भी अकाउंट्स बनते हैं, जो भी खाते बनते हैं, वो खाते होते क्या चीज़ हैं, कैसे बनते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। तो उस सारे को हम लोग कवर करेंगे, जिसका बेस हमारा डबल एंट्री सिस्टम में से निकल के डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये जो दो वर्ड्स हैं डेबिट और क्रेडिट, इसी के ऊपर आज का सारा जो हमारा डिस्कशन है वो बेस करेगा, जिसमें बताया जाता है कि डेबिट और क्रेडिट जो हम करते हैं ये दो बेसिक रूल्स हैं, उनके बेस पर किए जाते हैं। वो रूल्स दोनों के दोनों जो है पर्सनल और इम्पर्सनल हमारे दो रूल्स माने जाते हैं। पर्सनल के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव तीन कैटेगरीज आती हैं। और जब हम इम्पर्सनल में जाते हैं उसमें रियल, नॉमिनल और वैल्यूएशन तीन तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसमें कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनमें कौन से पर्सनल अकाउंट होते हैं, जो सारे के सारे इंसानों के अकाउंट हैं, फिर हम उसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर इस रूल को बेस मान के चलते हैं। इसी तरह इम्पर्सनल अकाउंट में जब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की, तो उसमें सारे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स के अकाउंट हम कवर कर लेते हैं। और जब हम बात करते हैं इम्पर्सनल के अंडर वैल्यूएशन अकाउंट्स की, तो एसेट्स में एडजस्टमेंट के लिए जो अकाउंट्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। और जब बात करते हैं हम तीसरे नॉमिनल रियल अकाउंट्स की, तो रियल अकाउंट में हमारे पास वो सारे अकाउंट कवर हो जाते हैं जो अकाउंट्स किसी भी और हेड में कवर नहीं होते। तो इसका जो रूल होता है वो डेबिट वट कम्स इन और क्रेडिट वट गोज आउट अप्लाई हो जाता है। तो इन रूल्स को ही बेस मान के सारे अकाउंट्स में हम लोग जो भी डेबिट और क्रेडिट करते हैं वो सब कुछ किया जाता है। तो आज ये डेबिट और क्रेडिट जिसको समझ लग जाएगा उसको पूरे का पूरा अकाउंट्स आप कह लो भी बड़े आराम से समझ लगेगा, उसको टैली के अंदर हर एंट्री को समझना बड़ा ईजी रहेगा। तो आज का आपने जो ये सारी पूरी ट्रेनिंग है उसको अच्छी तरह से लेना है। तो अभी हम उसी को शुरू करने जा रहे हैं। Welcome back. So today we will discuss rules of debit and credit in practical accounts and tally. नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हम कर चुके हैं बेसिक टर्म्स, जो कि अकाउंट्स के अंदर जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं वो सारी हमने कर ली हुई हैं। दूसरा हमने करा है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और टैली को जो काम किया जाता है, उसमें जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट रिकॉर्डिंग्स में, लास्ट हमने अपनी ट्रेनिंग्स में। अभी जो आज की ट्रेनिंग है वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। जैसे कि हमने बात करी थी कि हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, जो प्रोसेस की बात कर रहे थे हम, प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो वो जो रिकॉर्डिंग करनी है उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन करनी होती है। तो जो क्लासिफिकेशन करनी है उसको करने के लिए जो बेस है वो होता है डेबिट और क्रेडिट। ये दो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आज हमें समझना है। तो आओ अब हम लोग उसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास वो आता है डबल एंट्री सिस्टम। अब जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की,
अकाउंटिंग की जो शुरुआत है वो हज़ारों साल पहले की हो चुकी है। जब हम लोग एक दूसरे से कोई भी किसी भी तरह का व्यापार करते थे तो उस केस में हमारे पास अकाउंटिंग की जाती थी। अब अकाउंटिंग करने का जो प्रोसेस था वो शुरू में इतना एक्यूरेट या इतना सिस्टमेटिक नहीं था। उसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते थे, जिसमें हम बस इतना ही हिसाब रखते थे कि हमने किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। अब उसमें जो बाकी सारी डिटेल्स हैं कि हमारे पास टोटल कैश कितना पड़ा है, टोटल हमारे पास एसेट्स कितने के पड़े हैं, टोटल हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, वो चीज़ों को हम लोग हिसाब नहीं रखते थे, उनका हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते थे। तो उसके बाद देयर वाज ए पर्सन नेम्ड लुकास पेकोलिया, एक पर्सन था लुकास पेकोलिया। तो उस पर्सन के माइंड में ये आया कि ये जो सिस्टम हम चला रहे हैं ये सिस्टम इतना एक्यूरेट नहीं है। तो उसको एक्यूरेसी देने के लिए उसने कई अमेंडमेंट्स करके अपने यहाँ अपने बिजनेस में उसको अप्लाई किया। तो लेटर ऑन उसी को फंडामेंटली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और जो वो सिस्टम उसने बनाया उसका नाम रखा गया डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के जो फादर हैं वो लुकास पेकोलिया हैं। इस सिस्टम के अंडर अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट्स माने गए कि हर एक्टिविटी को जिसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने बात की थी कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हमारी सारी की सारी, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए जो बेस माना गया, वो बेस मानने के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने दो वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दी। पहला वर्ड है डेबिट, डेबिट और दूसरा वर्ड क्रेडिट। ये दो वर्ड्स ऐसे वर्ड थे जिन्होंने अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल चेंज ही कर दिया। इन दो वर्ड्स ने अकाउंटिंग को एक नई, जो कह लो भी एक नई ऊंचाइयों पे ले गए। ये इसके बेस पर अकाउंटिंग में हर चीज़ का हमें पता लगना शुरू हो गया, हमें हर चीज़ का सेकंड एस्पेक्ट भी पता लगने लग गया। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हमें ये समझ लगेगा कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये दोनों ही एस्पेक्ट बुक्स में इस तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं कि वो हमारे पास अकाउंटिंग को कंप्लीट कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग किसी से कोई सामान परचेज करते हैं, अब एक एज ए बिजनेसमैन मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने गुड्स परचेज की तो ये गुड्स मेरे पास आई, गुड्स मेरे पास आई, मैंने गुड्स परचेज करी तो मुझे कुछ मिला। अब बिजनेस में तो लेन देन ही होता है, लेन देन, तो मुझे गुड्स आई, बट गुड्स आने के लिए, गुड्स लेने के लिए कुछ मुझे देना भी तो पड़ेगा। क्या मैं कुछ दूंगा नहीं? यस, आई विल हैव टू पे, मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी, मुझे कैश देना पड़ेगा, मुझे चेक देना पड़ेगा, कोई ना कोई तो मुझे उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। वे आउट अलग अलग हो सकते हैं, तो वो जो मैं उसको दे रहा हूं वो सेकंड एस्पेक्ट है इसका। मुझे दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है कि मेरे पास कुछ सामान आया और कुछ मेरी जेब से चला गया। वो जो आया और जो गया, ये दो एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें कई चीज़ों को गौर करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से इसका मीनिंग, कि डेबिट का मीनिंग क्या होता है, डेबिट करते कब हैं हम। देखो, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, इनकम्स होते हैं, गेन्स होते हैं। ये बातें हमने डिस्कस करी थी किसमें, याद करो बेसिक टर्म्स को। जो बेसिक टर्म्स हमारा फर्स्ट लेक्चर रहा है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसेट्स, एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं सारे। तो जब भी हमारा कोई भी ऐसी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई ऐसा लेन देन कर रहे हैं जिससे एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट में क्या क्या आता है, एनीथिंग ओन्ड बाय अस इज अवर एसेट। मैंने जो भी ओन्ड किया हुआ है, जो मेरे पास है वो मेरा एसेट है। अब मैं बात करता हूं अगर कैश की, तो मेरे पास कैश एक एसेट है। जब भी मुझे कैश आएगा, कहीं से भी कैश आ रहा हो, मेरे पास कैश आ रहा है तो मेरे एसेट्स क्या हो रहे हैं, मेरे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी मेरे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो मैं डेबिट करूंगा, किसको, एसेट को। समझ लगी बात। अब मान लो मेरे पास बिल्डिंग है, तो मैंने एक बिल्डिंग और परचेज कर ली, अब इससे मेरे एसेट्स बढ़ गए तो मैं बिल्डिंग को डेबिट करूंगा। दूसरी बात करते हैं एक्सपेंस की, खर्चों की। खर्चे क्या होते हैं, मैंने किसी को सैलरी पे करी, मैंने रेंट पे करा, मैंने कोई प्रिंटिंग का खर्चा पे कर दिया,
तो मैंने जो ये एक्सपेंस करे हैं, जब भी मैं एक्सपेंस करूंगा तो एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उससे कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो हम किसी को सैलरी पे करते हैं तो उससे सैलरी का खर्चा मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरा सैलरी का खर्चा बढ़ गया तो मैं सैलरी को क्या करूंगा, सैलरी विल बी डेबिटेड, सैलरी को डेबिट करूंगा। वही तो लिखा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस और डिक्रीज इन इनकम। अब इनकम इंक्रीज, इसमें एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो भी मैं डेबिट करूंगा। इनकम का मतलब, मान लो मैंने सेल करी किसी पर्सन को, उसने मुझे सेल वाला सामान वापस कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम थी, ही हैव रिटर्न्ड बैक माई गुड्स टू मी, उसने मुझे मेरी गुड्स को वापस कर दिया। अब मुझे उसने सामान वापस कर दिया है तो मेरी सेल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेल क्या है, मेरी इनकम है, इनकम डिक्रीज हो रही है तो उस केस में मैं सेल को डेबिट करूंगा। नाम अलग होगा, नाम होगा सेल रिटर्न। इसी तरह मेरी लाइबिलिटीज हैं, जब मेरी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो मैं उसको क्रेडिट करता हूं। मान लो मैंने किसी से गुड्स परचेज करी हुई हैं, तो जिससे गुड्स परचेज करी हैं तो वो मेरा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब मेरी लाइबिलिटी है। अब मेरी लाइबिलिटी को अगर मैं पे कर देता हूं, उसको पैसे दे देता हूं, अमाउंट पे कर दी मैंने, तो उससे क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना, क्रेडिटर कम हो जाएंगे। किसी को मैंने 50,000 रुपीज़ पे करने थे, मैंने उसमें से 20,000 रुपीज़ उसको दे दिए, 20,000 रुपये उसको पे कर दिया। अब 20,000 रुपये पे किया तो मेरे क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी कम हो गई, तो मैं फिर क्रेडिटर को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मुझे उम्मीद है मैंने 4 बातें करी। इनकम बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, इनकम कम हो जाएगी तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो क्रेडिट। इसका बिल्कुल रिवर्स होता है जब हम क्रेडिट करते हैं। ये डेबिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्रेडिट के कंसेप्ट में, जब भी मेरी इनकम बढ़ती है या लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो मैं क्रेडिट करूंगा, और जब मेरे एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। उसका रिवर्स हो गया ना। मान लो मैंने एसेट सेल कर दिया, तो एसेट मतलब मैंने बिल्डिंग सेल कर दी, मैंने गुड्स बेच दी, या मेरा कैश मैंने किसी को पे कर दिया, तो इन तीनों केसेस में ये जो एसेट है मेरा, बिल्डिंग, गुड्स या कैश, ये क्रेडिट होगा। क्लियर हुआ। जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होगा उसे क्रेडिट करेंगे, इनकम बढ़ेगी, सेल कर दिया आपने, अगर हम सेल करेंगे तो सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर हम लोग किसी से कोई सामान उधार पे परचेज कर लेते हैं, तो मैंने बोरो कर लिया, किसी से कुछ उधार ले लिया, मैंने बैंक से लोन ले लिया मान लो, तो बैंक लोन को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अभी 4 बातों को याद रखना है। क्या क्या 4 बातें हैं, इनकम बढ़े तो क्या करेंगे, क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 4 बातें थी डेबिट की, 4 बातें हैं क्रेडिट की। ये हमने इसको ओवरव्यू करा। ओवरव्यू समझते हो, ओवरव्यू का मतलब होता है कि हमने ऊपर ऊपर से कर लिया, अब हम डिटेल में करेंगे। तो उससे पहले ये जो हम डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, हम डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये करते हैं किसी अकाउंट को। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट, जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आप हमारे बैंक में अपना खाता खुलवा लो, अपना अकाउंट ओपन करवा लो। तो जो अकाउंट ओपन करवाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि बैंक में हमने अपना जो पेमेंट डिपॉजिट करवानी है या निकलवानी है, उसकी जो हिसाब किताब, उसकी जो कैलकुलेशन है वो बैंक अपने पास रखेगा। वो जो कैलकुलेशन रखेगा वो किस में रखेगा, वो एक अकाउंट ओपन कर लेगा हमारे नाम से अपनी किताबों में, उस अकाउंट में वो प्लस या माइनस करता जाएगा। बैंक भी प्लस माइनस कैसे करता है, डेबिट करके और क्रेडिट करके। तो बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करता है, प्लस या माइनस करता है, तो हिसाब रखता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अकाउंट। इसी तरह से हम भी अपने पास जितने भी हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे,
अकाउंट के नाम से। तो अकाउंट्स मीन्स खाता, वेयर एवर एनी ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड देन ऑल रेलेवेंट नेम्स अपेयर इन दैट ट्रांजेक्शन आर डिनोटेड बाय द वर्ड अकाउंट। उसमें जो भी रेलेवेंट नाम अपेयर हो रहे हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में, जो भी नाम आएगा हर नाम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, खाता मतलब अकाउंट वर्ड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको एक। मान लो हमने गुड्स परचेज करी मोहन से, गुड्स आर परचेज फ्रॉम मोहन। अब मैंने मोहन से गुड्स परचेज करी, इसमें होगा क्या, इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, इसमें मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो उसको मैं परचेज अकाउंट से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं वापस लेके जा रहा हूं आपको, अब मैं आपको पिछली जो ट्रेनिंग्स दे चुका हूं उसमें वापस लेके जा रहा हूं। मैंने वहां डिस्कस किया था कि जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट उसको नाम देंगे, और जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो सेल अकाउंट नाम देंगे उसको। तो अभी हमने गुड्स परचेज करी, मेरे पास गुड्स आ रही हैं, तो मैं उस केस में परचेज अकाउंट के नाम से एक अकाउंट अपनी बुक्स में ओपन करूंगा। दूसरा, ये गुड्स कौन बेच रहा है, इस पूरी ट्रांजैक्शन में दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट इसमें मोहन है, जो ये गुड्स मुझे सेंड कर रहा है। अगर वो मुझे उधार पे दे रहा है तो वो बंदा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज मैंने उसको पैसे वापस करने हैं। अगर मैंने कैश देके गुड्स परचेज कर ली फिर वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं था। बट क्या लिखा हुआ है, गुड्स आर परचेज फ्रॉम मोहन, लिखा ही नहीं कि कैश दिया है। अगर नहीं लिखा कैश दिया, इसका मतलब ये क्रेडिट पे हो सकती है, उधार पे हो सकती है। तो इसमें एक गुड्स देने वाला है, दूसरा मुझे गुड्स मिल रही हैं। जो देने वाला है उसको मैंने बाद में पेमेंट देनी है, अपना क्रेडिटर बनाना है, तो इसलिए मुझे जो वो पर्सन है उसका अकाउंट अपनी बुक्स में ओपन करना पड़ेगा। तो मोहन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मोहन्स अकाउंट, मैं उसका एक अकाउंट अपनी बुक्स में ओपन करूंगा जिसका नाम रखा जाएगा मोहन्स अकाउंट। क्लियर हुआ। इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो आपके रूल्स के बेस पर होगा। थोड़े से रूल्स हमने पहले डिस्कस करे, बाकी अब हम करेंगे। चलो, अब अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, ये जो हमने समझना है कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, उसको हम डीप एस्पेक्ट से, पूरी अंदर से गहराई से अब हम समझेंगे। इसको समझने के बाद अकाउंट्स की कोई भी एंट्री आपसे परे नहीं रह सकती। अकाउंट्स की जितनी एंट्रीज बनी है आज तक या जो बनेंगी, दुनिया में जो एंट्रीज हो रही हैं, वो सारी एंट्रीज इसी एक पेज पे आपकी कवर होने वाली हैं। आप ध्यान से समझना, ये जो अभी हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, पूरी दुनिया कवर कर जाएंगे। देखो, शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स दो तरह का होता है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब समझते हैं कि पर्सनल में क्या क्या आता है। पर्सनल में एक आता है नेचुरल पर्सन, दूसरे आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरे आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इसी तरह जब हम बात करते हैं इम्पर्सनल की, तो इम्पर्सनल में आ जाता है रियल अकाउंट, दूसरा आ जाता है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा आ जाता है वैल्यूएशन अकाउंट। और जब हम बात करते हैं रियल की, तो रियल की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल। ये दोबारा से देख लो एक बार, मैं ये बता रहा हूँ कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, खाते कितनी तरह के होते हैं जो हम अकाउंट्स अपनी बुक्स में ओपन करेंगे। अकाउंट तो देखो जितनी तरह के मर्जी हो, ये रूल समझना क्यों ज़रूरी है, ये सिस्टम समझना क्यों ज़रूरी है, ये सारा जो सिस्टम मैं समझा रहा हूँ, ये सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि आपने किस आइटम को, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, हमने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। तो दो भाग सबसे पहले बने। अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, पहले कुछ अकाउंट पर्सनल होते हैं, कुछ अकाउंट्स इम्पर्सनल होते हैं। पर्सनल के अंदर तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, पहली नेचुरल, दूसरी आर्टिफिशियल, तीसरी रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह इम्पर्सनल के अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं, रियल, नॉमिनल, वैल्यूएशन। और रियल को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पहला टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, एक एक को अलग से समझते हैं। पहले समझते हैं पर्सनल अकाउंट्स को। पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स बहुत ही सिंपल और सोबर अकाउंट होते हैं। ये एक ही लाइन में मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको, हर इंसान का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। इंसान मतलब मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं है, मीन्स whomsoever is a human being, his account will be treated under पर्सनल। लेकिन मैंने ह्यूमन बीइंग कहा, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? अकाउंट ऑफ ऑल पर्सन्स आर नोन एज पर्सनल अकाउंट।
तो क्या ह्यूमन बीइंग के अलावा भी कोई पर्सन होते हैं? यहां पर ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं लिखा गया? यहां पर क्या लिखा मैंने? अकाउंट्स ऑफ ऑल पर्सन्स। पर्सन कौन होता है? एक्चुअली कानून में, लॉ में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से पर्सन को डिफाइन किया गया है। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट में चले जाते हैं तो वो कई तरह के पर्सन्स को डिफाइन करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो कानून के अंदर जो पर्सन्स को डिफाइन किया गया है उन सभी पर्सन्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट में कवर करते हैं। अब इसमें कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन है। अगर हम बात करें एक कंपनी की तो कंपनी भी एक पर्सन है। अगर हम बात करें एक फर्म की जिसमें हिंदू लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर एक फर्म है उसमें फैमिली बिजनेस टाइप ये चल रहा है, उसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसी तरह मुस्लिम्स में होता है मुस्लिम वक्फ बोर्ड। आपने सुना होगा सोसाइटीज है मार्केट में बनाई हुई लोगों ने, ट्रस्ट बनाई हुई है लोगों ने, चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये सब पर्सन होते हैं जी। आप कुछ भी बोलोगे जो किसी बिजनेस की आइडेंटिटी को शो करता है वो पर्सन है। पर्सन की डेफिनेशन कानून में दी गई है, एनीवन विच कैन बी sued by anyone और which can sue anyone, जो किसी को sue कर सकता है, क्लेम कर सकता है, किसी पे केस कर सकता है, या किसी कोई उस पे केस कर सकता है, तो वो सारे पर्सन में ही कवर हो जाते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि तीन तरह के पर्सन होते हैं, तीन तरह के अकाउंट होते हैं जो पर्सनल के अंडर हम कवर करेंगे। इसमें बात करी हमने सबसे पहले नेचुरल पर्सन्स की। नेचुरल पर्सन्स वो पर्सन्स हैं जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, जैसे कि रमेश, मोहन, राम, कोई भी ये नाम हम जो ले रहे हैं ये सारे पर्सन हैं। आप भी पर्सन है, मैं भी पर्सन हूँ, हम सभी पर्सन्स के अंडर आते हैं। पर हम सारे कौन से पर्सन हैं? हम सारे नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब जिनको भगवान ने डायरेक्टली एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सन बनाया है। इनका रूल क्या है? रूल वही रहेगा जो पर्सनल का रूल है, तो इसलिए रूल इन सभी का बाद में हम करेंगे। इनमें डेबिट क्रेडिट का रूल बाद में समझेंगे, पहले इनको समझना जरूरी है। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? जिनको भगवान ने नहीं बनाया पर्सन, जिनको कानून ने पर्सन बना दिया। मान लो कंपनीज की बात करें तो ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जैसे मैंने सारी एग्जांपल ले ली, कॉरपोरेशन है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स माने जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे हमारी कंपनी का नाम है एजू होम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भारती एयरटेल आपने नाम सुना होगा, रिलायंस है, जियो है, टाटा ग्रुप है, तो ये सारे पर्सन ही हैं, बट ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स माने जाते हैं। और तीसरे आ जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये थोड़ा डिफरेंट तरह से हमें समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए हमें ये सबसे पहले बात समझ लेनी चाहिए कि पर्सन जो हमने कैटेगराइज करे हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमने दो पर्सन्स की बात करी, एक नेचुरल, दूसरे आर्टिफिशियल। अब नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, अगर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई अकाउंट क्रिएट कर देते हैं जो डिफरेंट नाम है उसका, वो नेचुरल नहीं है। जैसे राम है, अब राम के बदले में हमने कोई और अकाउंट क्रिएट कर दिया, बट वो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो मैं कहीं पर जाना चाहता था, शादी पे, मैरिज पे जाना चाहता था, मुझे इनवाइट किया हुआ था, बट मैं वहाँ जा नहीं सकता था, तो मैंने किसी और को अपने बदले में भेजा और उसे कहा कि जाके आप सगन पकड़ा देना और मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना और कह देना कि मैं आ नहीं पाया, तो मेरे बदले आप आए हो, तो आप मेरी विशेस जो है, मेरी जो गुड विशेस है वो उनको दे देना। अब उस केस में वो कौन है? ही इज़ माई रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी वही होते हैं, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे नेचुरल को रिप्रेजेंट करें चाहे आर्टिफिशियल को, बट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे बात करें, मान लो अगर हम बात करें भारती एयरटेल की, तो एयरटेल में आप एज्यूम करो कितने एम्प्लॉइज होंगे। एग्जाम्पल एस्टिमेट लगा लेते हैं हम अपनी तरफ से, मान लो 1000 एम्प्लॉइज होंगे, 1000। अब 1000 एम्प्लॉइज हैं, इन सभी की सैलरी हर महीने के एंड में ड्यू हो जाती है, देनी पड़ती है। अब किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग उनकी सैलरी को डालना चाहते हैं, ड्यू करना चाहते हैं। अब उसमें 1000 एम्प्लॉइज को हम डेबिट करेंगे, वो रूल मैं बताऊंगा अभी। 1000 एम्प्लॉइज को हम डेबिट करेंगे, तब जाके वो एंट्री हो पाएगी। तो उसका एक शॉर्टकट है
कि हम 1000 एम्प्लॉइज के बदले में आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दें। हम एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर दें, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि इन सभी को मुझे अपना क्रेडिटर बनाना था, मुझे अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना था। तो लाइबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है बताओ? लाइबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम क्रेडिट करते हैं, और एक्सपेंस कैसे इंक्रीज होता है? जब हम डेबिट करते हैं। मुझे सैलरी को डेबिट करना है, क्योंकि ये सभी की सैलरी मैंने ड्यू करनी है, मैंने पे करनी है, तो पे करने से पहले अपनी किताबों में खड़ी कर रहा हूँ, तो मैं सैलरी को डेबिट करना चाहता हूँ। और साइमल्टेनियसली मैं अपनी बुक्स में क्रेडिटर के रूप में इन 1000 बंदों को क्रेडिट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन सभी को मैंने पैसे देने हैं, मैं इनको क्रेडिटर बनाना चाहता हूँ अपना। तो मैं 1000 नाम लिखने के बदले में वहाँ एक ही नाम लिख दूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, खत्म। वो 1000 लोगों को रिप्रेजेंट कर देगी कि इन सभी की सैलरी मेरी देनी है, मैंने देनी है, पेएबल है। तो शॉर्टकट हो गया, 1000 के बदले में सिर्फ एक ही नाम यूज करना पड़ा। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये इसी पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, ये बड़े को छोटा कर देते हैं। इसी तरह मान लो मैंने 50-60 एम्प्लॉइज को एडवांस सैलरी पे कर दी थी, तो मैं उन 50-60 एम्प्लॉइज को बार बार डेबिट ना करके इंस्टेड प्रीपेड सैलरी अकाउंट को डेबिट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एसेट बढ़ जाएगा उस केस में। ये मैं समझाऊंगा अभी, चलो। प्रीपेड सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं, और वो जो लिस्ट है जिनको मैंने पेमेंट दी है वो मैं अलग से कहीं पर नोट डाउन कर लूँगा। वो 50-60 के अकाउंट नहीं ओपन करूँगा। हम एम्प्लॉइज़ के अकाउंट ओपन ही नहीं करते किताबों में, उनकी बस सैलरी को ड्यू करते हैं और पे कर देते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। तो उन केसेस में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को यूज़ करते हैं। समझ लगा? नई चीज़ है, मज़ा आ रहा होगा, बीच बीच में बोरिंग भी हो जाती है। तो शुरू से रिपीट कर देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब ये तीनों तरह के जो अकाउंट्स हैं, या कह लो जो पर्सनल अकाउंट का, इनका डेबिट और क्रेडिट करने का सिंपल और सोबर सा रूल है। रूल क्या है? तीनों का इकट्ठा एक ही रूल, देखो ना, अब सिंपल हो जाएगा। डेबिट दी रिसीवर, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो कौन है? रिसीवर। अगर हम किसी को भी कोई पैसे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रिसीवर। आपने अपनी बुक्स में रिसीवर को हमेशा क्या करना है? डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है? रिसीवर को। जब भी आप पेमेंट दोगे तो वहां पर एक रिसीवर होगा, क्योंकि जब भी हम किसी को पैसे देते हैं तो कोई लेने वाला होगा, तभी तो पैसे देंगे। तो जिसको भी पैसे दे रहे हो उसको हमेशा क्या करना है? डेबिट। समझ गए? कई बार पैसे हमें भी तो लोग देंगे, हम ही थोड़ा हमेशा पैसे देंगे, कई बार हमें भी लोग पैसे देंगे। तो जब भी हमें कोई लोग पैसे देंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। खुद भी बोल के देखो, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। लेने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को लेने वाले को डेबिट करो, और लेने वाले गिवर को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। क्लियर है? तो ये पर्सनल अकाउंट के सिंपल से 2 रूल्स हैं। इसमें वी हैव टू डेबिट द पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी, एंड वी हैव टू क्रेडिट द पर्सन हु इज गिविंग एनीथिंग। इसमें गुड्स भी हो सकती हैं, कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, कोई एसेट भी हो सकता है, कुछ भी जो हमें कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो हमसे कुछ ले रहा है उसको डेबिट कर दो। सिंपल एंड सोबर रूल जो सारी के सारी पर्सनल अकाउंट्स को क्लियर कर देता है। चलो अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की। इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? जो पर्सनल नहीं होते। देखो ना, सिंपल हो गया। पर्सनल वो होते हैं जो पर्सन्स के अकाउंट है। अब जो पर्सन के अकाउंट नहीं है वो सारे क्या हैं? इम्पर्सनल। विच आर नॉट कवर अंडर द हेड पर्सनल आर कॉल्ड इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल की बात करते हैं तो इम्पर्सनल में हमने बात करी थी 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल और वैल्यूएशन। तो पहले हम नॉमिनल की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में हम 4 तरह के अकाउंट्स को कवर करते हैं। 4 तरह के अकाउंट्स कौन से हैं? पहला, अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, खर्चों के सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा, इनकम्स के सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तीसरा, गेन्स के सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। चौथा, लॉसेस के सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है।
मतलब इंसानों के अकाउंट नेचुरल पर, इंसानों के अकाउंट सारे पर्सनल अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। क्लियर हुआ। और जो पर्सनल नहीं है, इंस्टेड क्या नाम है जिनके, खर्चे, इनकम, फायदा, नुकसान, ये चार अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, ये चारों के चारों अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब ये एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, देखो सैलरी अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट है, तो ये क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट होगा। रेंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट पेड है, कुछ भी है, तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब इनमें डेबिट कैसे करते हैं और क्रेडिट कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जब भी कोई एक्सपेंस या लॉस होता है हमें, तो उसको डेबिट कर दो। जब भी कोई खर्चा करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, मतलब जब भी आपने सैलरी पे करनी है तो हमेशा सैलरी अकाउंट डेबिट ही होना है, सैलरी अकाउंट क्रेडिट नहीं करना। जब भी आपने रेंट पे करना है तो रेंट अकाउंट को हमेशा डेबिट ही करना है। आपने जब भी प्रिंटिंग का खर्चा पे, कोई भी खर्चा पे करो, हमेशा डेबिट करना है खर्चे को। कोई नुकसान हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया था बैड डेट्स, याद आया, हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जब किया था बेसिक टर्म्स का, उसमें हमने किया था बैड डेट्स। तो बैड डेट्स जो होते हैं वो हमारा नुकसान होता है, लॉस होता है। अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या होता है, वो भी हमारा नुकसान होता है, लॉस होता है। तो हम लोग उन अकाउंट्स को, डिस्काउंट अलाउड को हमेशा डेबिट करेंगे, हम बैड डेट्स को हमेशा डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, जब भी हमें कोई इनकम होती है, जब भी हमें कोई गेन होता है। अब इनकम क्या होती है, मान लो मैंने सेल करी तो सेल मेरी इनकम है, तो सेल को हमेशा क्रेडिट करेंगे। जब भी हम कोई डिस्काउंट मिलता है हमें कहीं से, तो वो हमारा इनकम है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। मान लो बैड डेट्स हुए थे, लोगों ने पैसे वापस कर दिए, वो बैड डेट्स रिकवर्ड जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारा गेन है, उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। जितने भी खर्चे, नुकसान, इनकम, गेन्स, उन सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थोड़े नए तरह के अकाउंट है। आज तक अगर आप किसी भी अकाउंटिंग के पर्सन से पूछोगे, चाहे वो कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई वो, आप लोग समझ सकते हो कि जो अकाउंटेंट हैं, इवन सीएस भी हैं, जो नॉर्मली वो इस अकाउंट को कंसिडर नहीं करते। ये अकाउंटिंग के वो रूल्स, वो अकाउंट हैं जिन अकाउंट्स को लोगों ने भुला दिया। तो जब मैंने स्टडीज़ करी तो मैंने देखा पिछले 25-30 साल, 50 साल पुरानी बुक्स में ये अकाउंट्स थे, धीरे धीरे ये ओमिट हो गए। तो मैंने इन अकाउंट्स को आपके लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए कवर किया। ये वैल्यूएशन अकाउंट जो है, ये इसी तरह का अकाउंट है। ये अकाउंट नॉर्मली लोगों को नहीं पता। ये वो अकाउंट है जो किसी एसेट में एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। आप किसी भी प्रोफेसर से पूछोगे, किसी भी अकाउंटेंट से पूछोगे, तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट उसको पता होता है कि एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं जी हम डाउटफुल डेट्स की। मतलब जो डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, उनमें से कुछ डेटर्स हमें पेमेंट नहीं भी देते, ऐसा हमें डाउट होता है। तो जो बैंक्स होते हैं उनको भी होता है कि हमने जो लोन इशू किए हुए हैं उसमें से कुछ लोग हमें पैसे नहीं देंगे, तो वो लोग उसकी प्रोविजनिंग कर देते हैं पहले ही। तो वो जो प्रोविजनिंग करते हैं, मतलब वो ये मान लेते हैं कि इतने लोग पैसे नहीं देंगे, उसको खर्चों के रूप में बुक्स में डाल देते हैं वो पहले ही। तो वो जो बुक्स में डालते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं माना जाता, उसको उसको इंस्टेड क्या माना जाता है, उसको लायबिलिटी माना जाता है। क्योंकि हमने अगर डेटर को अपने एसेट माना है तो उसमें से इसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं, इन अकाउंट्स को हम एसेट के रिवर्स साइड में डालते हैं। तो ये वैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं, जो एसेट की वैल्यू को ठीक करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, जो हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन जो होती है उसको हम क्यूमुलेटिव कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़े टफ नई चीज़ें हैं ये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट होता है। ये सारे अकाउंट्स वैल्यूएशन अकाउंट के नाम से होते हैं। इसमें सिंपल रूल होता है, इनमें डेबिट कब करेंगे, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इनको डेबिट कर देंगे, जब एसेट की वैल्यू कम होती है इनकी वजह से तो इन अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको एडवांस लेवल पे आप समझ सकते हो। अभी आप थोड़ा सा जितना समय लग गया बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं लास्ट अकाउंट की। लास्ट अकाउंट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स वो अकाउंट है जो पर्सनल नहीं है, जो नॉमिनल नहीं है, जो वैल्यूएशन नहीं है, मतलब जो बच गए सारे इसी में डाल देने हैं। पर्सनल समझ लग गया, सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन इकट्ठे कर दिए हमने, वो छोड़ दो।
खर्चों के अकाउंट, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन्स के अकाउंट्स छोड़ दो, एसेट में एडजस्टमेंट करने वाले अकाउंट्स को छोड़ दो, बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं ऑल अकाउंट्स आर कवर्ड अंडर द नेम रियल अकाउंट्स। इट इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स। अब रह क्या गया, आप जहां बैठे हो अपने इधर उधर देखो, आपके हाथ में मोबाइल है तो वो रियल है, क्योंकि ये पर्सनल नहीं हो सकता, ये नॉमिनल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो इंटरनेट चल रहा है वो नॉमिनल है, क्योंकि उसकी आप पेमेंट कर रहे हो, वो खर्चा हो रहा है आपका। लेकिन जो मोबाइल आपके हाथ में आ गया, ये आपका खर्चा नहीं है, आपका एसेट है। आपने पेमेंट करी और आपको कुछ मिल गया। खर्चा वो होता है जिसमें आपने सर्विस ली हो और पैसे दे दिए हो। जब आपका कोई एसेट क्रिएट हो जाता है तो उसको हम एक्सपेंस नहीं मानते, उसको हम एसेट मानते हैं। तो मेरा जो एसेट क्रिएट हो गया, जो मोबाइल मेरे पास है, जो कंप्यूटर आपके सामने पड़ा है या मोबाइल आपके सामने पड़ा है, वो आपका क्या है, रियल अकाउंट है। जो आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ एसी लगा है तो वो रियल है, वहाँ ट्यूब्स लगी हैं तो रियल है, वहाँ फैन है तो रियल है। बट जो पंखा चल रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, एसी चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, वो सर्विस आप ले रहे हो, तो वो एक्सपेंसेस हैं जो उसकी पेमेंट करोगे। लेकिन जो आपने एसी है वो एसेट है, तो एसी जो आपका एसेट है वो रियल अकाउंट है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रियल अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जो ट्यूब्स है वो रियल है। तो इस तरह से रियल में दो तरह के अकाउंट हम मानते हैं, एक टेंजिबल होते हैं, एक इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल में सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं जो पर्सनल के अंडर कवर नहीं हुए और जो नॉमिनल के अंडर कवर नहीं हुए, बाकी सारे अकाउंट इसके अंडर आ जाते हैं। अब इसमें आप बिल्डिंग की बात करो तो बिल्डिंग रियल है, गुड्स की बात करो तो स्टॉक आपके पास पड़ा होगा गुड्स का, वो भी रियल है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो वो भी रियल है। ये सारे टेंजिबल रियल है जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो और देख सकते हो, तो ये सारे टेंजिबल होते हैं। इसमें मैंने बता दिया, जैसे आपको ये सब कुछ आ जाता है, कैश भी आ जाता है, आपके चेक भी आ जाते हैं, सब कुछ जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। और दूसरे आ जाते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, जिनको आप टच नहीं कर सकते बट फिर भी वो आपके एसेट्स हैं। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह आ जाता है। मतलब जैसे आपका ब्रांड नेम है, अब रिलायंस एक ब्रांड नेम है, तो रिलायंस एक ब्रांड नेम है तो उनकी एक मार्केट वैल्यू है तो वो भी हमारा एसेट, बट वो दिखता नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको इनटेंजिबल रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से कॉपीराइट है, जैसे मैंने ये सारी के सारी ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, तो ये एजू होम इंस्टीट्यूट के कॉपीराइट में आ जाती है। तो उनका जो कॉपीराइट है इसका बना हुआ एजू होम इंस्टीट्यूट का, इस कॉपीराइट को हम लोग क्या कहते हैं, ये रजिस्टर्ड करवाया होता है ताकि कोई और पर्सन इसको ना यूज़ कर पाए, तो इसको हमने रजिस्टर्ड करवाया होता है, इसको कॉपीराइट कह दिया जाता है। पेटेंट हो जाता है जो हमने कोई रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। तो ये सभी इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं, इनकी भी प्रॉपर वैल्यूएशन होती है। तो इन सभी अकाउंट्स को अगर हम बात करें, जो ये रियल अकाउंट्स हैं, इसमें सिंपल रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी हमें ये चीज़ आती है, मतलब जब भी हमारे पास कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल रियल अकाउंट आता है, मतलब जब भी हमारे पास कोई एसेट आता है, बिल्डिंग आई, गुड्स आई, हमारे पास कोई सामान किसी तरह का भी आ गया जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो सभी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मान लो मैंने बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग मेरे पास आ गई, तो बिल्डिंग को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मान लो मैंने गुड्स परचेज कर ली, तो मैं गुड्स आ रही हैं तो इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा। ठीक है, मेरे पास कैश आया, मैंने कुछ सेल किया, उसके बदले मेरे पास कैश आ गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया। चेक आ गया तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, कैश आया तो कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, चेक आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है ना, मैं डेबिट करूंगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी हमारी जेब से कुछ जाएगा, हमारे पास से कुछ चला जाएगा, तो उसको हमने क्रेडिट करना है। मैंने गुड्स सेल कर दी तो मैं सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी गुड्स जा रही हैं और गुड्स को मैं सेल कहता हूँ। ठीक है, मैंने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी तो मेरा कैश चला गया, तो कैश व्हाट गोज आउट, कैश चला गया तो उसको मैंने क्रेडिट कर देना है। ठीक है, समझ लग रहा है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम आगे, हमारे पास आगे एंट्रीज होंगी, हम हर एंट्री को डीपली करेंगे, हम जितनी भी एंट्रीज बनती हैं मैक्सिमम एंट्रीज को हम समझ लेंगे, सभी का डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट हम क्लियर कर लेंगे। उसको करने के बाद आपको लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, बल्कि आप लोगों को समझाओगे कि भैया ये गलत है, ये सही है।
इतना परफेक्ट मैं आपको बना दूंगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आपसे बढ़िया तो कोई डेबिट क्रेडिट के बारे में बता ही नहीं सकता। इवन बता तो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा। आप देखो, आपने शुरू किया कहाँ से, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, उसमें क्या समझा। डेबिट कब करना है, जब हम लोग हमारे एसेट्स बढ़ते हैं या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं। इनकम्स बढ़ेंगी, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो उनको क्रेडिट करेंगे। जब भी हमारे इनकम्स और लाइबिलिटीज कम हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे, तो उसको हम डेबिट करेंगे। जब भी हमारे एक्सपेंसेस और जो हमारे एसेट्स हैं ये रिड्यूस होंगे तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। इसी से सारे के सारे डेबिट क्रेडिट के रूल क्लियर हो जाते हैं। अगर ये सिर्फ 2 लाइनों को आप ध्यान से, जो 2 मैंने फर्स्ट स्लाइड्स में आपको समझाया था, वो समझ लगी तो क्लियर है। इसके बाद मैंने डिटेल में समझाया कि अकाउंट कितनी तरह के होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल 2 तरह के होते हैं, पर्सनल के अंडर कौन से आते हैं, इम्पर्सनल के अंडर कौन से आते हैं। उसकी ब्रीफिंग ये है कि जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं उन सभी में सिंपल फंडा होता है कि हमने डेबिट द रिसीवर करना है। जो भी हमारा रिसीवर है उसको हमने डेबिट कर देना है। मतलब हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं, राम को पेमेंट करी तो राम डेबिट, शाम को पेमेंट करी तो शाम डेबिट, हमने एयरटेल को पेमेंट करी तो एयरटेल डेबिट, हमने रिलायंस को पेमेंट करी तो रिलायंस डेबिट। क्रेडिट द गिवर, अगर हमें कोई पेमेंट दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। हमें किसी ने पेमेंट दी, मान लो हमारे किसी डेटर ने, रमेश ने हमें पेमेंट दे दी तो हम रमेश को क्रेडिट करेंगे। महेश ने पेमेंट दे दी, हमें महेश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और जब हम बात करेंगे, जब भी हमारे कोई एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, तो हमने खर्चों को क्या करना है, हमेशा डेबिट। और जब भी हमारी कोई इनकम्स होंगी तो इनकम्स को क्या करना है, हमेशा क्रेडिट। और जब भी हमारे पास कुछ आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मुझे कैश आया तो कैश डेबिट, मुझे गुड्स आई तो गुड्स डेबिट, मेरे पास बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग डेबिट, मेरे पास कुछ भी आया तो उस आइटम को डेबिट कर देना है। और जब भी मेरे यहाँ से कोई आइटम चली गई तो उसको क्रेडिट कर देना है। आइटम कौन सी गई, कैश गया तो कैश क्रेडिट, बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग क्रेडिट, स्टॉक गया तो स्टॉक क्रेडिट, जो गया वो क्रेडिट, जो आया वो डेबिट। बस इतना ही था डेबिट और क्रेडिट, जिसके लिए लोग सारी सारी उम्र लगे रहते हैं पर समझ नहीं पाते। आप किसी +1 के बच्चे से पूछो, उसको यह चीज़ समझने में पूरा साल लग जाता है, तब भी 1 ईयर के बाद वो सीख नहीं सकता। ये बीकॉम करते हैं बच्चे, बीकॉम पूरा 3-3 साल करते रहते हैं, कई बार उसके बाद भी उनको ये रूल्स क्लियर नहीं हुए होते। तो ये रूल्स बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गए होंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलेंगे, जिसमें हम लोग जो हमारी डेबिट और क्रेडिट की एप्लीकेशन है इसको कैसे एंट्रीज के फॉर्म में हम करेंगे। उससे आपको ये इतना क्लियर हो जाएगा कि आप लाइफ में कभी प्रॉब्लम में नहीं जाओगे। आप टैली में एंट्रीज को मिनटों में कर दोगे, आप प्रैक्टिकली लोगों को एंट्री समझा दिया करोगे 2 मिनट में, इतने एक्सपर्ट बन जाओगे। तो होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।